चलिए अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट का बायोलॉजी। ठीक, आगे जीव विज्ञान। कहते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो होते हैं जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन यानी कि लाइफ, और लोगोस का अर्थ है स्टडी यानी कि अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, लेमार्क फ्रांस का और ट्रेविरेनस ने जर्मनी का था, 1821 ईस्वी में किया था। जबकि एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, जीव विज्ञान प्रमुख शाखाएं एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवकों का, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का, और नीथोलॉजी पक्षियों का, इक्थियोलॉजी छिपकलियों का, इक्थियोलॉजी मछलियों का, एंटोमोलॉजी कीटों का, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑर्फियोलॉजी सांपों का, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्विकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। आगे जीव विज्ञान का एक प्रसिद्ध ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित दार्शनिक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु द्वारा जो था 384 से 322 BC के काल में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे तथा जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता यानी कि जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जिन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। जीवधारियों का वर्गीकरण, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। लिनियस ने अभी तक अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित किया, पादप एवं जंतु। ठीक, आगे लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें वर्गीकरण का आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जीवधारियों का 5 जगत। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। कहता है परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों के 5 जगत हैं, मनोरय हैं, प्रोटिस्टा हैं, पादप, कवक और जंतु। आगे चलते हैं। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायजलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूरेना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार के जीवन प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतरपोषी होते हैं। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। पादप जगत, इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत में आते हैं। कवक, इस जगत में वे यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु एनिमल, अतः इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतुभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको जो है ना मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, विजिटल स्टार, उभयचर, सरीसृप पक्षी, स्तनधारी इसी जगत में क्या होंगे। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। अब आगे द्विनाम के वर्गीकरण के, कि मनुष्य का होमोसेपियंस, मेढक का राणा टिंगरा, बिल्ली का फीमेल्स डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फीमेलियर्स, गाय का बॉस इंडिकाज, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मेंजीफेरा इंडिका, धान का ओरिजा सटिवा, गेहूँ का ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर का प्यूसम एरिटिनम, चना का सीसर एरिटिनम, सरसों का ब्रेसिका कंपेट्रिज। ठीक, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चलिए आगे चलते।
आगे कोशिका, पहले पढ़ेंगे जीवद्रव। जीवद्रव का नामकरण पुरकिंजी के द्वारा 1839 में किया गया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है जो जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव को दो भागों में बांटा जाता है, कोशिका द्रव यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीवद्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है: ऑक्सीजन 76, कार्बन 10.5, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 2.5। जीवद्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीवद्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात जो होता है 81:19 होता है। कोशिका, कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। एंटोन ल्यूमन हॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और उसका वर्णन किया था। ठीक, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अब आगे है कोशिकाओं का औसत संगठन, ये जान लेते हैं। जल 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15, लिपिड कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक अम्ल 3, 5 से 7, आयन 1। आगे चलते हैं। ठीक, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा का है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडिन एवं शो ने किया था। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने के में सफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत की कुछ बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ठीक, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक प्रमुख अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिका इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। अब आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक को हम बोलते हैं जंतु कोशिका, यूकैरियोटिक को पादप कोशिका। आप कहता है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। कहते हैं प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जबकि यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में इंडोकुलम पेटिकोल नहीं होता है और यूकैरियोटिक में होता है। कहते हैं प्रोकैरियोटिक में 17 प्रकार के होते हैं राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के होते हैं। गोल्जी काय अनुपस्थिति, कहते हैं कि गोल्जी काय अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। लाइसोसोम नहीं होता है, यूकैरियोटिक होता है, मतलब यूकैरियोटिक उपस्थित रहता है लाइसोसोम। कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक में गुण डीएनए एकल सूत्र के रूप रहते हैं जबकि यूकैरियोटिक में दोहरे और विकसित होते हैं। कोशिका कसाभिका प्रोकैरियोटिक में एक तंतु का होता है, यूकैरियोटिक में 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका यूकैरियोटिक में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। सेंट्रियोल ये भी नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा के द्वारा होता है जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। जंतु प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड के में होता है जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री समसूत्री दोनों होता है। कोशिका के प्रमुख भाग मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल, यह केवल कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है, यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक, कोशिका भित्ति कहते हैं कि यह कोशिका भित्ति जीवाणु की कोशिका भित्ति
कि पेप्टिडोग्लैकेन का बना होता है। कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरा रहते हैं, जिससे इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निदान करना। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। लिपिड घटक है फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। ठीक, बाद में जैविक रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल कृमि नमूने के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसंध के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। ताराकाय। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ताराकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अब आगे है अंतःपद्रव जालिका। यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःपद्रव जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिससे अंतःद्रव्यीय जालिका के सतह पर या राइबोसोम मिलते हैं। इसे खुदरी अंतःपद्रव जालिका कहा जाता है। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःपद्रवीय जालिका चिकनी लगती है। आगे इसे चिकनी अंतःपद्रव जालिका कहते हैं। कोशिकाएं जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं। इनमें खुदरी अंतःपद्रवीय जालिका बहुतायत मात्रा से मिलती है। चिकनी अंतःपद्रवीय जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिपकने अंतःपद्रव जालिका में ही होते हैं। अंतःपद्रव जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं और प्रोटीनों का संरक्षण करना जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ठीक, अब आगे है राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं तथा G.I. प्लोडेन ने 1953 में जंतु कोशिकाओं में सब राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट कोच ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। किसको? राइबोसोम। राइबोसोम केवल पादप द्रव में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुदरी अंतःपद्रव जालिका में भी मिलते हैं। यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार के व प्रोटोकैरियोटिक 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ S का होता है सर्वेडगोर्स इकाई है। अब साधारण गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। अब आगे है स्तनही के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःपद्रव जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था। बेंडा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का शोषण स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ठीक, उपर्युक्त कार्बनिक मतलब ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में केवल वृत्ताकार DNA अणु एवं कुछ RNA, राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडित द्वारा विभाजित होता है, विखंडन द्वारा। DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी का, इसकी खोज कामिलो गोल्जी ने किया था, जो इटली के थे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यह सूक्ष्म नलिका समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषण प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उन पदार्थों की पहुंचा देती है। ठीक,
यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती। इस प्रकार कोशिकाएं को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साधारण सरकरार से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो जाता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिल करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्गी का ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम, इसकी खोज डी ने किया था 1958 में। ठीक, यह सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इनका निर्माण समवेष्टि विधि तथा गोल्गी में होता है। लाइसोसोम से सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेजेज, लाइपेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेटेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। आत्मघाती थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। स्तनधारियों में लालक कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लवक, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक गहरे रंग का पदार्थ, हरे रंग का पदार्थ होता है, पर्णहरित क्लोरोफिल। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। अवर्णी लवक यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः कई रंगों के होते हैं: लाल, पीला, नारंगी। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, फल, भित्ति और बीज आदि में पाए जाते हैं। और कहता है अवर्णी लवक के अनुदाहरण जैसे टमाटर में लाइकोपीन कारण, गाजर में लाल होता है कैरोटीन के, और चुकंदर में विटामिन का। वनस्पति की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसैनिन है। रसधानी यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है किंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है। परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत्ति होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकोचन रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। यह कोशिका के प्रबंधन के समान काम करता है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नामक फ्लेमिंग ने दिया था। यह प्रोटीन, हिस्टोन या डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जिससे मानव में 23 सिंपांजी में 24, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में परस्पर 2 लिपटे महीन या कुंडली सूत्र दिखाई देते हैं जिसे क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्धसूत्री कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र को 2 क्रोमेटिड पर बहुत से जीवन स्थित होते हैं, बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे हम सेंट्रोमियर कहा जाता है। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीवन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्र के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को कोशिका अंग का वंशागति का भाग कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन घोल रचनाएं दिखाई पड़ती जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। अब आगे है राइबोसोम। अब आगे है राइबोसोम, क्या देख लेते हैं। राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की रचना डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी पाया जाता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं।
डीएनए दो को भाग बांटा गया, न्यूक्लिक एसिड तथा फॉस्फेट। न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बेस एवं क्षार, यानी बेस शुगर एवं बेस। क्षार कहता है कि डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार का होता है। एडेनिन डबल बॉन्ड, गुआनिन डबल बॉन्ड, थायमिन डबल बॉन्ड, साइटोकिनिन डबल बॉन्ड। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। जैसे कि एडेनिन डबल बॉन्ड, थायमिन डबल बॉन्ड हो गया, एडेनिन थायमिन और डबल बॉन्ड, गुआनिन तथा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड होता है। 1953 में जेडी वाटसन क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। इसका काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए का काम क्या है? यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है जिन इसकी इकाई या प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। आरएनए का निर्माण डीएनए से ही आरएनए का निर्माण संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए का संकर निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरोसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। अब आगे आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। आरआरएनए, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। टीआरएनए ट्रांसफर राइबोसोम, यह प्रोटीन संश्लेषण विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर ले जाता है जहाँ पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन। अब आ गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर के अमीनो अम्लों को सूचना देता है। डीएनए व आरएनए में अंतर कहता है। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरोसिल आ जाता है। ठीक, कहता है कि डीएनए में मुख्य केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरएनए में मुख्य केंद्रक एवं एक कोशिका दोनों पाया जाता है। पादप जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप जंतु में नहीं पाया जाता है। पादप में लवक पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। ताराकाय पादप में पाया जाता है, नहीं, ताराकाय पादप में नहीं होता, जबकि जंतु में होता है। पादप का कोशिका भित्ति लगभग आयताकार होता है, कोशिका आकार, और जंतु को इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। अब आगे है कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में बिरचौ ने देखा था। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं: अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन व असूत्री विभाजन। कोशिका जैसे जीवाणु, निरहरित शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ आते हैं। अब आगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की क्रियाओं को जंतु कोशिका से पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में देख लिया। तो उन्होंने ही सन 1882 में इस क्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होती है। कौन? समसूत्री विभाजन। अब आ गया आधुनिक सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 लक्षणों में बांटा गया: अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पाश्चावस्था, अंत्यावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिकाओं से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिकाओं से बराबर होता है। समसूत्री विभाजन की पाश्चावस्था सबसे छोटी होती है। यह केवल 2 से 3 मिनट का होता है। कहता है समसूत्री विभाजन का समय 2 से 3 मिनट का होता है। समसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन ने किया था, लेकिन इसका नामकरण स्ट्रासबर्ग ने 1888 में दिया। यह विभाजन जनक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न चरणों में पूरा होता है: अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकालिक विभाजन भी कहते हैं।
अब इसके अंदर रहता है प्रोफेज 1, मेटाफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं से पूरी होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। ठीक। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इनमें क्रोमेटिड बनते हैं, गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर के जुड़े बनते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी होती है। पैकेटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप में विभाजित होकर के जो होता है 2 अनुजात गुणसूत्रों का क्रोमेटिड में बढ़ जाता है। आगे है क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टीर क्रोमेटिड के बीच होता है। डिप्लोटीन बारे में जानेंगे। समसूत्री कहता है कि समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइएजेमाटा कहते हैं। काइएजेमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काइएजेमाटा की अत्यंतीकरण हो जाता है। डाइकिनेसिस केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री और सूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है, यह जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, इसमें 4 बनती है। संतति कोशिका के जनक जैसे ही संतति गुणसूत्रों के होने का आनुवंशिकी है विविधता, इसमें आनुवंशिक विविधता का कारण गुणसूत्रों के कारण है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थ आदान प्रदान करता है, इसमें आदान प्रदान नहीं करता। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आंशिक आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। अब आगे जैव विकास। प्रारंभ निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतु की रचना कायिक एवं रासायनिक भ्रूण विकास वितरण आदि में विशेष क्रम या आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया जाता है। नेमार्क, डार्विन, बेलेस, डी ब्रिज आदि वैज्ञानिक वर्गीकरण, पहले इसको कई 10 भाग 12 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण के प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना के प्रमाण, अवशेषीय के प्रमाण, संयोजकता जंतुओं का प्रमाण, पूर्वजता के प्रमाण, तुलनात्मक भ्रूणिकी के प्रमाण, भौतिकी वितरण का प्रमाण, तुलनात्मक कायिकी एवं जीव रसायन का प्रमाण, आनुवंशिकी का प्रमाण, पशुपालन के प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता के प्रमाण और जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्म को प्रमाण। समझाता ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपस्थित हो जाते हैं लेकिन काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल ढांचा भ्रूणीय परिवर्तन समान होते हैं। समझाता अंग कला, उदाहरण के नील का फ्लीपर, तैरने के लिए चमगादड़ का पंख, उड़ने के लिए घोड़े का अगली टांग, दौड़ने के लिए बिजली का पंखा व मनुष्य के हाथ में की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस आदि उपस्थित होते हैं। इसका भ्रूण किया विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर जो होता है तैरने के लिए
अब आगे में